अब एग्जाम का समय ज़्यादा बचा नहीं है। प्लस आप लोग का जो है यहाँ पे प्री बोर्ड, बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो आप लोग को डर लग रहा होगा, है ना। डरना नहीं है। यदि बुक का ऑल चैप्टर जरूर पढ़िएगा, है ना। बुक का सारे चैप्टर को क्या करना, आपको पूरा पढ़ लेना है। और उसके बाद ये पी वाई क्यू क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये पी वाई क्यू क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं पार्ट जो है आपका, यहाँ पे 5 वीडियो है, इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन आगे से बताया जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 4 को नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 5 का जो क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्द में लिखिए। कि लेखिका बन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव थी। वैचारिक मतलब बोलचाल में जो भी होता है वो टकराव है। लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। मतलब उनको ऐसा नहीं कि स्त्री से प्रॉब्लम था कि आप पढ़ो मत, पढ़ो, लेकिन आप इस चार दीवारी तक ही रहो, उससे बाहर मत जाओ, कोई जॉब वगैरह ऐसा कुछ नहीं करो। परंतु लेखिका खुले विचार की महिला थी, लेकिन लेखिका जो है बिल्कुल खुले विचार की थी। और लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती, मतलब उनका जो टारगेट है वो पूरा करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्र संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं आया। ये बस इतना आप लोग लिख देंगे। एक कहानी यह भी पाठ का क्या संदेश है। इस पाठ से संदेश मिलता है, क्या संदेश मिलता है, इस पाठ से संदेश मिलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि आंदोलन के मार्ग में बड़े बूढ़े भी बाधक बन सकते हैं, है ना। इसके बाद लेकिन आंदोलनकारी को अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाएं आएंगे, आप पढ़ाई करेंगे, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको पढ़ना है। वही चीज यहाँ पर भी है, कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है तो बाधा आते हैं। हम अपने परंपराओं और पूर्वजों से नहीं कट सकते हैं, किसी न किसी रूप में वे हमारे व्यक्तित्व को अवश्य प्रभावित करते हैं। इतना आप लोग लिख देंगे, आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं या फिर कहलाते थे। तो आप देख रहे हैं गृहस्थ है, यानी कि इनका एक तरह से गृहस्थ मतलब क्या होता है, लोग अपने घर में रहते हैं। और जो साधु होते हैं वो घर में नहीं रहते, वो वैराग्य अपना लेते हैं, वो है ना भटकते रहते हैं, वो चीज होता है। बट ये तो घर में थे, बट भी गृहस्थ थे लेकिन फिर भी इन्हें साधु क्यों कहा जाता था, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग। कबीर के आदर्श पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, इनके हमेशा कबीरदास के आदर्श पर ही चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे हमेशा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे, है ना, हर एक लोगों से बात करते थे। किसी की चीज को नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, है ना, बिना पूछे कोई काम नहीं, है ना। किसी का कोई चीज है तो हमें हमेशा पूछ के लेना चाहिए, और यही आदत जो है इनके पास था। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, कुछ खेत में पैदा होती सिर पर लाद कर, तो कुछ भी वो जो खेती करते थे, कुछ भी आया, कुछ भी उत्पादन हुआ, वो सिर पर लाद कर अपने पहले उसे क्या करते, कबीरपंथी मठ में ले जाते। सबसे पहले जो कबीरपंथी मठ होता है, मठ मतलब समझ में आता है ना, जो आश्रम होता है, वहां पर ले जाते थे। और वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता, मतलब वो तो सारा दान कर देते वहां पे, और भेंट स्वरूप उन्हें जो भी मिलता उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते, यानी कि वो ले लेते। बस इतना आप लोग लिखना है। इसके बाद सिक्स पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं थी। अब सोचिए, अब कोई भी व्यक्ति अब कितना मेहनत से खेती करेगा और जो भी फसल उगेगा वो एक जो है आश्रम में जाकर दे देगा, ऐसा तो नहीं होता है। उनके अंदर ये क्या था, लालच नहीं था, ये दर्शाता है। इसीलिए जो है वो गृहस्थ होते हुए भी उन्हें लोग साधु कहते थे। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशील वाद्य कहते हैं, यानी जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी फूंक के बजाया जाता है,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य कहते हैं। और शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है ना। और फूंक कर बजाए जाने वाले में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता है, यानी कि शहनाई में बहुत ज्यादा मधुरता यहाँ पे बताया गया है। और शहनाई में समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। यहाँ पे एक काट लेंगे, गलत 2 बार लिखा गया है ना, बांधा जा सकता है। इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशीर वाद्य नहीं टिकता। और सुशीर वाद्य मतलब जिसे फूकर बजाया जाता है वो और नहीं टिकता और कोई भी। और शहनाई को सुशीर वाद्य के शाह की उपाधि दी गई होगी, है ना। उन्हें शाह की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग जो हम इसे हाईलाइट कर दिए इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे क्या है, 23 नंबर। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकना क्यों भूल जाता है। उसे अपने मित्र मंडल के साथ तरह तरह के क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। क्रीड़ा मतलब खेलना है, मनोरंजन करना अच्छा लगता है। मित्र मंडल उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी है। साथ वह सब कुछ भूल जाता है, मतलब वो अपने मित्र के साथ जो हुड़दंग कर रहा था उसके साथ वो सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता और उनके साथ खेलने चला जाता है। मार भी पड़ी, खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ भी नहीं लगता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपने मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम में कई बार आए हुए। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छापी, बहुत समझदारी से। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अखबार ने सच्चाई नहीं दिखाई कि एक जिंदा आदमी का नाक काटकर जॉर्ज पंचम के नाक में लगाई गई है। इतना आपको लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।